भाइयों बहनों, मैं तो डॉक्टर ही बनना चाहता था, पर क्या करें, इनकी डिग्री बदल गई थोड़ी सी, सैनिक के बीच में पहुंच गए। तो मैं सैनिक ही बनना चाहता था, फौजी ही बनना चाहता था। अबे सारे काम तू ही कर लेगा तो हम क्या चाय पकौड़े और चौकीदारी करेंगे? ये बताओ ना, सारे काम तो आप ही कर लेंगे, तो आपको और किसी की जरूरत ही नहीं। नेशनल चैनल पे आप 5-5 हज़ार रुपये में लोगों को बुलाते हैं, एक बिठालते हैं मौलाना, एक बिठालते हैं पंडित। मौलाना भी चाहिए ना दाढ़ी वाला एकदम, समझ रहे हैं? वो मौलाना पंडित को गाली देता है और पंडित मौलाना को गाली देता है, और घर में बैठी पब्लिक वो आपस में लड़ जाती है। और ये क्या कहते हैं, सूत्रों के हवाले से पता चला है। अबे भाई वो सूत्र हैं कहाँ? हमें भी तो बताइए। आपके सूत्र के कारण देश में बवाल हो जाता है, देश में दंगे फसाद हो जाते हैं, और आपके सूत्रों का पता नहीं चलता। और मीडिया, क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। लेकिन ये तो कहते हैं मैं किसानों का बेटा हूँ, राजहित में काम कर रहा हूँ। ये सभी के बेटे हैं, ये सभी के बेटे हैं। ये जहाँ जाता है वो वहीं बन जाते हैं, समझ रहे हैं आप इनको अगर देखेंगे तो आप ये समझिए, अगर ये डॉक्टर के बीच में जाते हैं तो ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी क्या पे हैं, कहीं आप समझे कि मैंने बोल दिया। प्रधानमंत्री जी डॉक्टर के बीच में जाते तो आपने सुना होगा कि भाइयों बहनों, मैं तो डॉक्टर ही बनना चाहता था, पर क्या करें, इनकी डिग्री बदल गई थोड़ी सी, सैनिक के बीच में पहुंच गए। तो मैं सैनिक ही बनना चाहता था, फौजी ही बनना चाहता था। अबे सारे काम तू ही कर लेगा तो हम क्या चाय पकौड़े और चौकीदारी करेंगे? ये बताओ ना, सारे काम तो आप ही कर लेंगे, तो आपको और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो आप ये देखिए, कुछ भी कर लेते हैं, घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे वाणी, हर प्रदेश में लंबी फेंके, बताओ कौन सा प्राणी। सभी को पता है वो कौन सा प्राणी है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? मोहित जी, इससे पहले सीए का प्रोटेस्ट हुआ था, 3-3.5 महीने चला, लेकिन ऐसी ठंडे बस्ते पर डाल दिया। आज हम किसानों को देख रहे हैं सड़कों पर, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी है किसी कानून से। हाँ तो बिल्कुल, अभी आपने देखा सीए के जरिए आधी पब्लिक आई थी, अब किसान के जरिए आधी पब्लिक आ गई, अब तीसरा नंबर आप लोगों का है, ये भी लिख के ले लीजिए आप मुझसे। वो पता है किस लिए? क्योंकि अगर आप इस देश के अंदर अपने स्तर को इतना गिरा देंगे कि जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा था ना, उससे ज़्यादा स्तर गिर चुका है देश की मीडिया का। आप एक बात बताइए, नेशनल चैनल पे आप 5-5 हज़ार रुपये में लोगों को बुलाते हैं, एक बिठालते हैं मौलाना, एक बिठालते हैं पंडित। मौलाना भी चाहिए ना दाढ़ी वाला एकदम, समझ रहे हैं? वो मौलाना पंडित को गाली देता है और पंडित मौलाना को गाली देता है, और घर में बैठी पब्लिक वो आपस में लड़ जाती है। और ये क्या कहते हैं, सूत्रों के हवाले से पता चला है। अबे भाई वो सूत्र हैं कहाँ? हमें भी तो बताइए। आपके सूत्र के कारण देश में बवाल हो जाता है, देश में दंगे फसाद हो जाते हैं, और आपके सूत्रों का पता नहीं चलता। और मीडिया में आपको बताऊं, सारे पत्रकारों को होड़ लगी पड़ी है। किसी को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, तो किसी को राज्यसभा सांसद बनना है। और वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन आप ये माइक हाथ में पकड़ के कहेंगे, माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। जैसे कहते हैं ना कि शेर आया, और जिस दिन शेर आता है उस दिन कोई नहीं आता। तो ये हाल अब आपका होने वाला है। तो इसीलिए अगर इस हाल को बेहाल होने से बचाना है, तो अभी भी जो देश का चौथा स्तंभ है ना, जिसे कहा जाता है, जो उसमें जंग लग गई है, तो उसे गिरने से बचा लीजिए। अपने ईमान को काबिल रखिए, और देश के किसान के, देश के युवा के पक्ष में, और अगर देश की सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसके भी पक्ष में दिखाइए। लेकिन जो सही है उसको सही बताइए, जो गलत है उसे गलत दिखाइए। सरकार कहती है हमने 7 साल बहुत विकास कराया, आप उठा के देखिए, हमने शौचालय बनाया, किसान सम्मान निधि दी है, हम लोगों ने स्कूलों में बेहतर काम किया, राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाई है। जो आप एक बात मुझे बताइए, आपने भारत देश में रहती हैं या आज ही बाहर से आई हैं इंटरव्यू के लिए? भारत में ही रहती है ना। तो आप एक बात मुझे बताइए, सारे पत्रकार यूं क्यों कहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया? भाई कैसे बनवाया? सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं कानून का छात्र हूँ। ये राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। अगर राम मंदिर प्रधानमंत्री जी बनाते तो 300 से ज़्यादा इनके पास सांसद हैं। जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा पार्लियामेंट से क्लियर कराया ना, तो भगवान श्री राम को कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ा? समझते हैं क्यों नहीं करवाया इन्होंने पार्लियामेंट से क्लियर? पार्लियामेंट में अध्यादेश लेके आते और क्लियर कराते, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, तो देश का इतिहास पढ़िए, धारा 370 के बारे में रीड करके देखिए। जिस टाइम पे लगी थी, जिस टाइम पे आपने देखा होगा कि 365 जो देसी रियासतें थी, जिनको मिलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो आप पढ़ के देखिए कि अगर धारा 370 लगी थी तो क्यों लगी थी, और देश का जो बंटवारा हुआ था वो भी किन लोगों के कारण हुआ था। और अगर शहीद भगत सिंह के खिलाफ जिसने विरोध में गवाही दी थी वो सर सादी लाल कौन था? वो आरएसएस का था, समझ रहे हैं। और
शहीद भगत सिंह का केस किसी हिंदू ने नहीं लड़ा था, वो मुस्लिम ने लड़ा था। तो ये भारत देश है। जब एक परिवार के अंदर 4 भाई आपस में लड़ते हैं, वो घर तरक्की नहीं कर पाता, तो ये तो हमारा देश है। और जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग क्यों बोलते हैं, वो हम इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारी घर की छत से पानी टपकता है तो हम घर की छत भी तो सही कराते हैं। हमारे लिए पूरा भारतवर्ष हमारा घर है, और इस घर के अंदर अगर नफरत फैलाई जाएगी तो हम नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और हम उनके खिलाफ बोलेंगे। और ये हक और अधिकार अगर करने पर हमको आतंकवादी ठहराया जाता है, टेररिस्ट ठहराया जाता है या खालिस्तानी ठहराया जाता है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोहित जी, जब चुनाव आते हैं तब बीजेपी घर घर जाती है और कहती है कि हमने ये किया, घर घर जाती है। इनका तड़ी पार मंत्री पर्चे बांटता है घर घर जाकर। हाँ, तब यही वो हिंदू मुस्लिम का मसला लाती है और देखिए जीत जाती है हर बार। फिर ये इलाज कैसे होगा इनका? तो ऐसी जीतती जाएगी ना। हिंदू मुस्लिम की बात ये है ना कि सुनिए मेरी बात, आज आप ये देखिए कि जिस तरीके से लोकल ट्रेन नहीं खोली गई, आज स्कूल बंद है देश का, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया। मैं तो सबसे पहले यूँ कहना चाहता हूँ, इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। इन्हें पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत है, सारे के सारे अनपढ़ हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से डिग्रियाँ लेके आते हैं। एक वित्त मंत्री है, वो ऐसी वित्त मंत्री तराशी है, वो कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। ऐसी वित्त मंत्री तराशने में मेरे ख्याल से मोदी जी ने चिराग लेकर गए होंगे, तभी ऐसी वित्त मंत्री मिली है। आप देश के किसान हैं, लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, आप इस बात में नहीं बोल सकते। आप ये कहकर कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप वित्त मंत्री हैं, आपको देश के लिए, देश के पक्ष में सोचना होगा। अब इस आंदोलन का बीच का रास्ता क्या है? ये लोग बैठे हुए हैं, सरकार बातचीत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला दे रही है, क्या करेंगे ये लोग? कब तक ठंड में बैठे रहेंगे? देखिए, बीच का रास्ता क्या, सभी को 100 बार समझा दिया गया है कि आप तीनों काले कानूनों को वापस ले लो। बीच का रास्ता तो कोई है ही नहीं। बीच का रास्ता एक रास्ता है जिसमें अगर प्रधानमंत्री जी जीतते हैं तो ठीक है, समझाते हैं। तो एक काम आप करिए, रामलीला मैदान में एक जन संवाद करिए, एक और आपके दलाल मीडिया के पत्तल चाट पत्रकारों को बिठाइए और अपने तमाम पढ़े लिखे नेता मंत्रियों को बिठाइए जिनकी डिग्रियों का अता पता नहीं है, उन्हें बिठाइए, और एक और देश के किसानों को बिठाइए। आमने सामने जन संवाद करिए, क्योंकि बंद कमरे में समझौते होते हैं, न्याय नहीं। और अगर आपको न्याय देना है देश के किसान को तो आइए रामलीला मैदान, वरना जो बॉर्डर आपके पीएमओ कार्यालय से नियर पड़ता हूँ वहाँ आइए और वहाँ आकर देश के किसान से बहस करिए। सीधी बात है। उनका तो कहना है कि ये बरगलाए गए, असली किसान तो खेतों में। हाँ, बिल्कुल है खेतों में, खेतों से संसद तक पहुँच गए सारे इनके। अरे देखिए ना, सारे ही इनके खेतों में ही है। हेमा मालिनी वो भी खेत में है, अभी इस टाइम पे गेहूं काट रही हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो भी खेत में है, मोदी जी भी खेत में हैं। ठीक है, सारे ही इनों के सारे ही खेत में हैं। ये जो जितने भी किसान हैं ना, वो सारे आरएसएस में हैं, बीजेपी में। कुछ किसान ऐसे हैं वो सुबह सुबह लाठी डंडे उठाकर निक्कर में निकलते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो आपने देखा कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बताते हैं, वो किसान नहीं, किसानों के बेस में ही बने हुए ये आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। अगर वो इतने किसान हैं तो ये लोग क्या हैं, ये बताइए ना आप मुझे। ये खड़े हुए ये क्या हैं? किसान नहीं है ये हैं? ये क्या नज़र आ रहे हैं आपको? ये तो मुझे बताइए। देश के प्रधानमंत्री जी, आप एक बात सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश में एक विमान दुर्घटना होती है उसको लेकर दुख अर्पित कर देते हैं। बिल्कुल करिए आप, मानवता के नाते संवेदनशीलता होती है। आपने दुख अर्पण करा, 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चलिए, आप इनको किसान नहीं मानते, लेकिन भारत देश का नागरिक तो मानते हैं। भारत देश का नागरिक होने के नाते ही कम से कम दुख और संवेदना अर्पित कर देते, आप तब भी नहीं बोले। तो आपको और हमें जागना होगा और देश के किसान को समर्थन देना होगा। जाती हैं ये तस्वीरें कि हमारे देश की जो सरकार है, देखिए सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से जो हाल आज जिस देश के अंदर पत्रकारिता का है, वही सेम हाल हमारे देश में कोर्ट का भी है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे पत्तल चाट पत्रकार हैं जो सरकार की दलाली में लीन है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये हाल कोर्ट का भी है। लेकिन कोर्ट पे इस तरीके के हम लोग डायरेक्ट टिप्पणी कुछ लोग नहीं कर सकते। मैं खुद कानून का छात्र हूँ और देश की सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को लोगों के मन में विश्वास जगाना होगा कि वो उनके लिए कुछ कर सकती है। आपको एक बात, एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ, उसी से देश को और तमाम लोगों को इस बात से स्पष्टीकरण हो जाएगा। एक बात मुझे बताइए, निर्भया के साथ में बलात्कार हुआ, उसके दोषियों को फांसी की सज़ा हुई, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब हमारे देश के अंदर बलात्कार करने वाला अगर गरीब हो तो फांसी के तख्ते पर लटका दो, और अगर बलात्कार करने वाला आसा राम, राम रहीम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद जैसा हो तो उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। तो आखिर कोर्ट का ऐसा दोहरा चरित्र दोनों लोगों को लेकर क्यों? तो देश की न्यायपालिका के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका भी एक कारण है। एक बात मुझे बताइए, इस देश का लॉ, इस देश का कानून, आर्टिकल 19 आपको और मुझे परमिशन देता है प्रोटेस्ट करने की।
लेकिन देश के किसानों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी भी छोड़ा जाता है, उनके लिए कोबरा वायर्स का भी प्रयोग किया जाता है। कोबरा वायर्स के बारे में अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें ना, तो कोबरा वायर्स के इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं कि आप वो कोबरा वायर्स, वो कटीले तार अपने खेत में नहीं लगा सकते आवारा पशुओं को रोकने के लिए, लेकिन देश की सरकार ने देश के किसानों को रोकने के लिए लगाए। मतलब किसानों की अहमियत देश की सरकार की नज़र में आवारा पशुओं से भी बदतर है, जो देश की सरकार ने उन कोबरा वायर्स को लगाया। आज आपको एक बात बता दूं, आज देश के किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप क्या इस किसान आंदोलन को कुछ लोगों ने मजाक में ले लिया है, देश की सरकार जो ध्यान नहीं दे रही? अरे आप लोग इसको मजाक में मत लीजिए और उसकी ओर ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि लगभग 2 महीने के 1.5 से 2 महीने के सफ़र के दौरान 60 से ज़्यादा किसान भाइयों ने यहाँ आकर शहादत दे चुके हैं। आपने कभी सोचा है कि उनका घर और परिवार कैसे चलेगा? और वो लोग कहते हैं जो ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी हैं। एक बात बताइए, टेररिस्ट, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी दूसरों की जान लेते हैं, लेकिन ये लोगों का पेट भरने वाला किसान है। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ सुसाइड करा, आत्महत्या करी है, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि जिस भूमि को आज़ाद कराने में, जिस मातृभूमि को आज़ाद कराने में उन्होंने, उनके वीरों ने, उनके वीर जो पहले रहे थे, पूर्वजों ने देश के खातिर लहू बहाया, आज उस भारत देश की मिट्टी पर क्या हो रहा है? ये आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है कि आज 21वीं सदी के दौरान देश का पेट भरने वाले देश के किसान आज यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं और आप और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर इस देश के किसान के लिए अगर हमें अपना सीना भी देना पड़े ना, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशील मानूंगा कि ये जो मेरा सीना है, ये देश के किसान के लिए काम आया। और आपकी और हमारी कोई औकात नहीं है कि हम देश के किसान को समझाएं, और ना देश की सरकार की औकात है। अरे देश की सरकार ने इस देश को भले ही कुछ नहीं दिया, लेकिन इस देश के किसानों ने देश की सरकार से, नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक, देश के तमाम लोगों को बहुत कुछ दिया है। और आप बात करते हैं पाकिस्तान की। अरे एक बात बताइए, पाकिस्तान में जितनी कंपनियां हैं ना, उससे ज़्यादा कंपनियां तो हमारे साहब बेच चुके हैं, समझ रहे हैं? तो भारत देश की तुलना ऐसे देशों से नहीं की जाती। आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, कैसे यकीन करेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पर? जिसकी मांग भरी उसकी मांग नहीं पूरी कर पाए वो, तो आपकी और हमारी मांग कहाँ से पूरी करेंगे? लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने त्याग दिया, वो तो उनका एक निजी मामला हो गया ना, उस पर जाना सही नहीं है। मेरे निजी मामला हो गया, त्याग दिया। आप देश के अंदर के चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शन आपने पढ़े? चुनाव आयोग ने, जब प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़े थे, तो वो चुनाव आयोग के द्वारा आज भी वो कॉलम खाली है। और अगर प्रधानमंत्री जी की जगह पे कोई और होता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का नामांकन क्यों रद्द नहीं किया गया? आप कह रहे हैं, जब एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसका वो कोई पर्सनल मैटर नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी ये तक बता देते हैं, भाइयों बहनों मैं गरीब हूँ, मेरी जान को खतरा है, मुझे मार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये नहीं बताते कि उन्होंने शादी भी कर रखी है। ये बताने में क्यों घबराते हैं? आज देश के किसान की प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते। अंबानी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के चक्कर में अंबानी और अडानी का भारत बना दिया और इनका बस नहीं चल रहा। जो आप देखते हैं ना, DPHP, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इनका बस नहीं चल रहा। इसको भी हटा के कर दें अंबानी पुलिस, अडानी पुलिस, और ये कर भी सकते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज देश के इतना बुरा हाल है, चाहे आप इकोनॉमी स्तर को ले लें, देश के किसान को ले लें। आज देश का किसान सड़क पे क्यों बैठा हुआ है? देश की सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहाँ से पढ़कर आए हैं, उनकी डिग्री तो वाकई में ही ढूंढनी ज़रूरी है और उनका बैचमेट भी ढूंढना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी इतना पढ़ लिए हैं किसान बिल के ऊपर कि वो अपने आगे सुप्रीम कोर्ट को भी छोटा मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी बिल समझ में नहीं आ रहा। ये प्रधानमंत्री जी का कहना है, मैं नहीं कह रहा। हेमा मालिनी कह रही है कि किसानों को बिल समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या चाहते हैं। हेमा मालिनी जी को ही समझ में आता है। हेमा मालिनी जी, आपने अभिनेता से छोड़ दिया है क्या? अभिनेता आप नहीं करती। आपने अपने घर के अंदर गेहूँ चावल उगा रखे हैं क्या? मैं अभी हेमा मालिनी जी के घर के बाहर ही प्रोटेस्ट करके आया था, जिसके कारण मैं 2 दिन CID की कस्टडी में भी रहा। वो तमाम लोग जो अभिनेता से नेता बने, संसद भवन तक का सफ़र तय करा, आज देश के किसान को लेकर चुप और मौन क्यों हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। हेमा मालिनी जी, आप गेहूं काटने के लिए पहुंच जाती हैं? और आज तो इतने सारे किसानों ने गेहूं उगा रखे हैं, वो काटने के लिए क्यों नहीं पहुंचती आप? आपको इतना ही गेहूं काटने का शौक़ है, और अगर प्रधानमंत्री जी आपको इतना फ़ायदा नज़र आ रहा है इस बिल में, तो पद से इस्तीफा देकर 2 साल आप भी खेती करिए ना। आप ही लीजिए फ़ायदा, किसान नहीं मांग रहा फ़ायदा, आप लीजिए फ़ायदा, अपने नेताओं को दिलाइए। सारे नेताओं का इस्तीफा एक साथ दिलाइए, सामूहिक इस्तीफा, और सारे नेताओं को खेती करने में लगा दीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि बीजेपी अधिक से अधिक फ़ायदा ले और आप भी फ़ायदा ले, क्योंकि आपने देश को इतना फ़ायदा दिला दिया कि रेलवे का सपना भारतीय बुलेट ट्रेन का सपना दिखाते हुए रेलवे ही बिकवा दी।
तो क्या पता चला आप लीजिए फ़ायदा, हमें फ़ायदा नहीं चाहिए आपसे किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं चाहिए। एक बात मुझे बताइए, ये प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि अगर आप शताब्दी में चढ़ेंगे, राजधानी में चढ़ेंगे तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन जहां आप लोकल ट्रेन में चढ़ गए वहां आपको कोरोना हो जाएगा। वाह प्रधानमंत्री जी, इतना दिमाग कहां से लाते हैं? बचपन से ही होशियार थे या अभी हुए हैं कुछ समय पहले? इतना तो बताइए ज़रा देश की जनता को। आप देश के प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट्स को देखिए और देश के किसान से सवाल करने के बजाय अगर यही सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से किया जाए ना कि आखिर कब तक बैठा रहेगा देश का किसान यहाँ पर, तो बेहतर रहेगा। अरे आप एक बात बताइए, ये देश का किसान जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये आपसे कोई भीख थोड़ी मांग रहा है कि आप हमें भीख दीजिए। ये सिर्फ अपनी मांगे, अपनी बातों को पूरी करवाने में यहाँ पर बैठा है कि आप ये जो काले कानून लेकर आए हैं आप इन्हें वापस ले लीजिए। और हेमा मालिनी जी, आपको इतना नहीं पता, कम से कम थोड़ा सा अगर आप पढ़ लिख लेती ना तो थोड़ा सा फ़ायदा रहता है, कृषि बिल समझ में आता। आप पढ़ के देखिए, 1950 से लेकर 1960 के बीच में यही सेम कानून अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू किया गया। तकरीबन 70 साल के दौरान, आज हो चुके हैं 70 साल से ज़्यादा, वहाँ के किसानों की हालत देखिए बद से बदतर है। वहाँ के किसान सब्सिडी के ऊपर निर्भर हैं। तो जब अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्री में ये हाल है तो भारत देश का क्या हाल होगा? आपने सोचा है? 2006 के अंदर बिहार के अंदर APMC एक्ट के तहत मंडियों को बंद किया गया था। आज वहाँ के किसान आज तक अपनी फसल को बेचने के लिए पंजाब और दिल्ली के ऊपर निर्भर रहते हैं। आप देश के किसान को बंधुआ मजदूर